काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम वाला पार्ट अपन देख चुके हैं। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली एसएचएम कैसे होता है, क्यों होता है और अपन टाइम वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हूँ। अभी स्प्रिंग हमारे पास नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, अभी ये काम करते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है ब्लॉक वाला, इसको यदि मैं थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस मैंने शिफ्ट किया। जैसे यहाँ शिफ्ट करके मैं इसे रिलीज करूँगा, उस मोमेंट पे क्या होगा कि आपने जब इसे एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया, उस मोमेंट पे स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। स्प्रिंग के पास क्या आ गई? स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यानी ब्लॉक जैसे इस पोजीशन पे आएगा, स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ है ना? और हमारा ब्लॉक रेस्ट पे यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे आप रिलीज कर रहे हो, इस पर जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग वाला फोर्स, वो इधर की तरफ लग रहा है के एक्स। तो ये फोर्स इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे और इसकी स्पीड मिलेगी। जैसे ही हमारा पार्टिकल इस मेन पोजीशन पर आएगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, यानी कि स्प्रिंग की ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी जीरो। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मोशन हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेन पोजीशन पे, आ जाएगी। यहाँ से आप 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट कर दो और वी लिख सकते हो अंडर रूट के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इतनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए, ये स्पीड आ जाएगी पार्टिकल की। इस मोमेंट पे पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहे। यानी अब बात करते हो यहाँ से यहाँ तक की, तो पार्टिकल का एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लेकिन जैसे ही मेन पे आता है इस पर फोर्स लगना बंद हो जाता है। बराबर है, लेकिन पार्टिकल रुक नहीं सकता, क्यों? रुकने के लिए स्पीड का जीरो होना ज़रूरी है। तो पार्टिकल दूसरे एंड की तरफ जाएगा, यानी कि पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा। अब आप फर्दर मोशन को एनालाइज करते हो, तो अब जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगा, पार्टिकल स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। यदि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो पार्टिकल पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा के एक्स, यानी अब पार्टिकल का रिटार्डेड मोशन होगा। रिटार्डेड मोशन होगा तो पार्टिकल की स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे यहाँ पे स्पीड कम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ना। तो ब्लॉक रुकेगा कब? जब ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, और ब्लॉक की स्पीड ज़ीरो होगी तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। और पोटेंशियल एनर्जी वापस से हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी, यानी कि जितना ये उधर के साइड में गया है एग्जैक्टली उतना ही ऑटोमेटिकली इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इतना जाते ही पार्टिकल रुकेगा, और रुकने के बाद में अब पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है इधर के साइड में। इस वजह से पार्टिकल यू टर्न लेके वापस चलना स्टार्ट होगा। इस मोमेंट के बाद से जब यू टर्न लेने के बाद में वापस मेन की तरफ जा रहा है, नाउ अगेन पार्टिकल हैज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। पार्टिकल के पास क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी पार्टिकल मेन की तरफ आ रहा होगा ना, उस मोमेंट पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेटेड मोशन हो, और जब भी मेन से दूर जा रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन वो है जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। मेन पोजीशन किसे बोल रहे हैं? जहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। मेन पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। बराबर है। और मेन पोजीशन से दोनों जो एक्सट्रीम डिस्टेंस है या जो सब पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पार्टिकल कंटिन्यूसली उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट करता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इस ऑक्सीलेशन को अपन एसएचएम बोल सकते हैं? तो वही बात होती है कि अपन किसी भी एक जनरल पॉइंट पे मेन पोजीशन से जब एक्स डिस्टेंस दूर है तब फोर्स कितना वो चेक करते हैं। एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ है तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो स्प्रिंग का कर रहा है के एक्स,
और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। आप इसे राइट साइड में जब डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, और ये हमारे पास SHM की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो पार्टिकल SHM करेगा। यदि आपको टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -k/m x वेक्टर। और हमारी जो स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन है, स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन क्या है, A = -ω²x। वहाँ से कंपेयर करके तुम सीधे बोल सकते हो जो ओमेगा रहेगा यहाँ पे, वो ओमेगा कितना रहेगा, वो रहेगा √k/m। और यदि टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है 2π/ω, यानी 2π मल्टीप्लाई 1/ω, यानी कि √m/k। तो इस तरीके से मैं टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो हमेशा ही SHM करेगा। कैसे करेगा ये अपने चेक कर लिया। यहाँ मैंने फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं लिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, टोटल एनर्जी हमेशा SHM में कंजर्व रहती है। जब भी एनर्जी यदि डिसिपेट होने लग जाएगी तो फिर वहाँ SHM नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट गिवन है एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो जब भी हमें एक अरेंजमेंट गिवन होता है और टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन के। एक को अपन बोलते हैं फोर्स मेथड और दूसरे को बोलते हैं एनर्जी मेथड। अब देखते हैं भाई इन दोनों तरीके से अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं। फोर्स मेथड में हमारा एक ही मकसद रहता है कि किसी एक जनरल पॉइंट पे, यानी अदर देन मेन पोजीशन वो होती है जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। तो अदर देन मेन पोजीशन किसी भी एक पॉइंट पे आप फोर्स निकालते हो और उस फोर्स वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से कंपेयर करते हो। सिमिलरली जब अपन एनर्जी की बात करते हैं तो अपन एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं एट ए जनरल पॉइंट। एनर्जी की इक्वेशन किसी एक जनरल पॉइंट पे लिखते हैं, यानी अगेन अदर देन मेन पोजीशन, और फिर उस एनर्जी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो फिर से हमें फोर्स वाली इक्वेशन मिल जाती है और फिर उसे स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड क्या है ये आपको समझ आ रहा होगा। इस एग्जांपल के थ्रू और बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हमें गिवन है ये सिस्टम, मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास ये जो स्प्रिंग है ना ये नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग क्या है नेचुरल लेंथ में, और मैं इस सिस्टम को रिलीज कर देता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में जैसे ही ये स्प्रिंग ये ब्लॉक आपके पास x डिस्टेंस नीचे जाएगा, जैसे ही ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे जाएगा ये ब्लॉक की आपके पास न्यू पोजीशन आएगी। हमारे पास ब्लॉक की ये न्यू पोजीशन, तो जैसे ही ब्लॉक की न्यू पोजीशन आएगी इस मोमेंट पे हमारे पास ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कितना, अब जैसे रिलीज करोगे ब्लॉक नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, क्यों ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींच रही है। तो हमारे पास ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे जाएगा ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगी x डिस्टेंस के साथ, बराबर है। और एक फोर्स इस पर ऑलरेडी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो है हमारे पास mg। यदि बात करें ये पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, यदि mg बड़ा हुआ तो मैं लिखूँगा mg माइनस kx, और kx बड़ा हुआ तो kx माइनस mg। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूँ एक मोमेंट के लिए कि हमारे पास ये जो kx वाला है ना ये फोर्स ज़्यादा है, ये kx वाला जो फोर्स है वो ऊपर एक्ट कर रहा है और mg वाला फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। और तो मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँगा तो ऐसे लिखूँगा mg माइनस kx या kx माइनस mg। हाँ है ना, mg माइनस kx कब लिखूँगा, जब mg बड़ा होगा। यदि mg बड़ा होगा तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा।
और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो देखिए एक्स की डायरेक्शन में आ रही है क्या, आप एक्स नीचे की तरफ ले रहे हो, एम जी आपने बढ़ा लिया है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, एफ भी पॉजिटिव, इसे वेक्टर फॉर्म में चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वैक्टर। ठीक है, अरे लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे जो इस फोर्स को देखते हो तो क्या ये फोर्स स्टैंडर्ड एसएचएम वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ये एम जी आ गया अभी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक कांस्टेंट के आने से हमेशा मेन पोजीशन शिफ्ट होती है। अब मेन पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है बस, लेकिन अभी भी ये एसएचएम करेगा। इस आप यदि कंपेयर करोगे तो एसएचएम में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी माइनस के अपॉन एम एक्स, ये आ रहा है। और ये पूरा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। कैसे करें, समझ में आ रहा है? अच्छा सर इस जी का क्या होगा, ये वाला जी बेसिकली मेन पोजीशन को शिफ्ट करेगा। अब x इक्वल टू जीरो हमारे पास मेन पोजीशन नहीं है। यदि आपको पता करना है कि मेन पोजीशन कौन सी है तो आप लिख सकते हो फॉर मेन पोजीशन, फॉर मेन पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। यानी कि जो एक्सेलरेशन ए आ रहा है विच इज जी के अपॉन एम एक्स, इसको किसके इक्वल पुट कर दूँ, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो बेसिकली मेन पोजीशन आएगी। ठीक है, और यहाँ से मैं सॉल्व करके एक्स कितना लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकता हूँ एम जी डिवाइड बाई के, ये वो एक्स की वैल्यू है। यानी इस स्प्रिंग के अंदर जब इतना डिफॉर्मेशन आएगा, एक्स बेसिकली डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग के इक्वल है ना, तब बेसिकली मेन पोजीशन आएगी। ठीक है, तो एसएचएम में फोर्स या एक्सेलरेशन की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उसका सिंपल इतना सा मीनिंग होगा कि मेन पोजीशन अब आपके पास उस वेरिएबल की एक्स वेरिएबल है तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई वेरिएबल है तो वाई इक्वल टू जीरो पर ना होके शिफ्ट हो गई। अब इसी प्रॉब्लम को यदि आपको एनर्जी मेथड से सॉल्व करना होगा, ये तो मैंने फोर्स मेथड से किया था। फोर्स मेथड में क्या करते हैं, किसी जनरल पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं, उसको स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में किसी जनरल मोमेंट पे अपन टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक को मैंने नेचुरल लाइन से रिलीज किया, जैसे ही एक्स डिस्टेंस नीचे आता है इस ब्लॉक के पास एक स्पीड आ जाती है वी इधर की तरफ। ठीक है, यदि ब्लॉक के पास एक स्पीड आ जाती है वी तो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, एक तो स्प्रिंग के पास एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ये स्प्रिंग के पास हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। दूसरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। एक और चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, ये जब नीचे जा रहा है तो इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो रही है। तो इसी वाले पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। तो नीचे एक्स डिस्टेंस नीचे जाने पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी माइनस एम जी एक्स, ये रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी रहेगी पूरे सिस्टम की। तो इस तरीके से किसी एक जनरल पॉइंट पे आप पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखोगे। वैसे एनर्जी मेथड समझ में काफ़ी जल्दी आता है। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम हो आप एनर्जी मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स मेथड में कई बार फोर्स वगैरह लिखने में दिक्कत हो जाती है, एनर्जी वाला बहुत इजी पार्ट रहता है हमेशा के लिए। तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पर हमेशा पूरे सिस्टम की एनर्जी लिख दिया करो। और जैसे आपने एनर्जी लिख दी, सेकेंड स्टेप के अंदर आप इसे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अभी करके चेक कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर क्या आएगा, के डिवाइड बाई टू एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt।
प्लस m/2 v स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ v dv/dt माइनस mg x का dx/dt। और SHM के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास के एक्स, और dx/dt को मैं स्पीड v लिख दूँ, तो स्पीड v प्लस एम वी dv/dt हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया mgv। यहाँ से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, अंदर वाला पार्ट क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास के एक्स माइनस एम जी प्लस एम ए। ये पूरा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब किसी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमेशा के लिए, लेकिन तो फिर जनरल पॉइंट पे ये वाले पार्ट आपके पास 0 होना चाहिए। तो इस पार्ट को मैं 0 के इक्वेट करता हूँ, इस पार्ट को जैसे ही 0 के इक्वेट करता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा g माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्या ये वही इक्वेशन आ गई जो फोर्स मेथड में आ रही थी, तो वापस हम वहीं घूम फिर के आ जाएंगे जहाँ अपन पहले थे। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी मेथड में एक स्टेप आपको एडिशनल लिखना पड़ता है, लेकिन उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब किसी भी एक जनरल पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्स मेथड में किसी एक जनरल पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट फोर्स लिखना होता है, और रिजल्टेंट फोर्स को आप स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हो और तुरंत ओमेगा मिल जाता है, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट गिवन है, और हमें चाहिए कि यहाँ पे इस सिस्टम के ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं आंसर निकालने के लिए, एक को अपन बोलते हैं फोर्स मेथड, दूसरा हमारे पास एनर्जी मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड के अंदर अपन किसी भी जनरल पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं और उसे SHM की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, और वो जनरल पॉइंट यदि आप इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा। और यदि आपको एग्जैक्ट वैसे चाहिए, आप पास f इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मेट में या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्मेट में, तो उसके लिए पार्टिकल को आप जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपस मेन पोजीशन से होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं इसे फोर्स वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। फोर्स वाले मेथड में मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो पार्टिकल है, यदि मान लेता हूँ ये पार्टिकल इस मोमेंट पे, या ये वो लोकेशन है जहाँ पे पार्टिकल जैसे आता है इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा, जब एक नीचे की तरफ लगेगा mg और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा हमारे पास के एक्स। मान लेते हैं डिफॉर्मेशन है x0, यानी जैसे ये x0 डिस्टेंस यहाँ से नीचे आता है, उस मोमेंट पे पार्टिकल पे ये दो फोर्स लग रहे हैं। यदि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, यानी इफ़ mg इज इक्वल टू के x0, तो ये जो x0 पोजीशन है ये बेसिकली मेन पोजीशन है। जब स्प्रिंग के अंदर इतना डिफॉर्मेशन होगा तो बेसिकली मेन पोजीशन आएगी। अब बात कर लेते हैं, मैं मेन पोजीशन से x डिस्टेंस और फर्दर मैं इसे डिफॉर्म वाली बात करता हूँ। यहाँ से ये x डिस्टेंस आगे जाता है, और इस मोमेंट पे बात करते हैं कि क्या होगा। अब मैंने जो x मेज़र किया ये कहाँ से किया है, मेन पोजीशन से, तो इस बार कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए, इस मोमेंट पे आप देखोगे पार्टिकल पे कितने फोर्स हैं, तो आप बोलोगे कि हमारे पास एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना mg, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ऊपर वाला फोर्स कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है k मल्टीप्लाई विद डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कितना है, वो है x प्लस x0 के इक्वल, इतनी है x प्लस x0 ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स F कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स F यदि मैं बात करूँ, नीचे वाला mg ज़्यादा मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास
mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नोट। ठीक है, वैसे mg ज़्यादा नहीं होगा, ये के एक्स वाला पार्ट ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो ये एम ए, और इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आपके पास आता है माइनस के एक्स नॉट। के एक्स नॉट को मैं एम जी लिख दूँ तो ये एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये वो स्टैंडर्ड एस एच एम इक्वेशन है। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आएगा के अंडर रूट के अपॉन एम। टाइम पीरियड हमारे पास रहता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ज़रूरी नहीं कि मैं मेन पोजीशन निकाल के ये सब कुछ करूं, स्पेशली किस केस में, जब हमें सिर्फ टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो आप किसी जनरल पॉइंट पे निकाल दीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको इग्नोर करना है, कांस्टेंट को इग्नोर करना है, क्योंकि वो इसलिए आ रहा है कि मेन पोजीशन आपने चेंज कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसे आप सेम प्रॉब्लम को यदि एनर्जी से करना चाहो तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, और जैसे ही इस नेचुरल लेंथ से यहीं से आप चेक कर लो ना, ये वाई डिस्टेंस नीचे आता है मान लेते हैं, उस मोमेंट पे पार्टिकल की कोई स्पीड हो जाती है v, तो आप क्या लोगोगे टोटल एनर्जी को, आप कहोगे स्प्रिंग हमारे पास डिफॉर्म हो गई y से, तो हाफ के वाई स्क्वायर आ गई, और एक काइनेटिक एनर्जी आएगी जिसे मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और ब्लॉक के नीचे जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी माइनस एम जी वाई। तो यही हमारे पास पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी मेथड में अपन किसी एक जनरल पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखते हैं और टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो। टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपस के बाई टू, ट्वाइस ऑफ वाई का 2 वाई स्क्वायर का 2y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अपन। ठीक है, m बाई टू मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ v डी वी अपॉन डी टी माइनस एम जी डी वाई बाई डी टी। वाई बेसिकली मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट लिया था, ये टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे आप डी वाई बाई डी टी की बात करते हो तो वो स्पीड आएगी, तो तुरंत मैं स्पीड को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा के वाई प्लस एम ए माइनस एम जी। अगेन वही चीज़, ये वाला पार्ट तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इधर वाले पार्ट को ज़ीरो करो, फिर से वही आंसर आएगा जो अपन देख रहे हैं। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट वाई लिया था, आप इसे कंपेयर करोगे a इज इक्व टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वाली इक्वेशन से। ठीक है, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाली एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये बोला है कि अभी हाल फिलहाल हमारे पास पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि पूरा सिस्टम अभी हाल फिलहाल रेस्ट पे है, M1 और M2 दोनों ही। आपको ऐसे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं रहेगी, और हमें पूछा कि सपोज ये वाला ब्लॉक धीरे से आप इसे हटा देते हो, इसे यदि आप हटा देते हो ये यहाँ से फॉल हो जाता है, तो आप बताना कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होगा, और दूसरा पार्ट ये बोला है कि रिमेनिंग जो सिस्टम बचेगा उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। ये दो पार्ट हमसे पूछा है। ठीक है, एक तो भाई आप यहाँ इक्वेशन वगैरह लगाओ, सॉल्व करो, वो देखो। दूसरा, मैं इस प्रॉब्लम को आप सिंपल ये बोलो कि यदि M1 नहीं होता तो क्या होता। M1 नहीं होता तो मैं बोलता कि भाई ये आपके पास नॉर्मल ये स्प्रिंग है, और ये M2 के प्रेजेंस में ये स्प्रिंग बेसिकली डिफॉर्म फॉर्म में रहती, इक्विलिब्रियम की बात करो तो। ठीक है, और अब सोचो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा उल्टा तरीके सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अभी इक्विलिब्रियम यदि आप M1 रखते तो क्या करते, एक फोर्स लगाता M1 नीचे की तरफ, हाँ है ना, जिससे ब्लॉक और नीचे जाता, और फाइनली यदि ये वापस से
दोबारा इक्विलिब्रियम आने के लिए ये वो पोजीशन होती जहाँ पे ये m1g एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, यहाँ तक तो आपके पास जो फोर्स लग रहा है उसके एक m1g एक्स्ट्रा लग रहा है इस m1 की प्रेजेंस की वजह से, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन आ गया। मेरी x नॉट मानो तो ऊपर की तरफ जो एडिशनल फोर्स स्प्रिंग लगाएगी के एक्स नॉट, वो इस एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g डिवाइड बाई के, यही आएगा। अब सोचो जैसे ही यहाँ आता है ये, उस टाइम पे आपने रिलीज किया, तो अब m2 की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना, m2 की इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे है, तो ये वाला ब्लॉक वापस m2 यहाँ तक जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो m2 बेसिकली ऑक्सीलेट करेगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, और वो उसको आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं वो m1 डिसाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास काम करेगा एम्पलीट्यूड a का। और टाइम पीरियड की बात करें तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे मास m2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो टाइम पीरियड आप सीधे लिख सकते हो 2π/ओमेगा, और ओमेगा बोले तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा आप निकाल चुके 2-3 बार, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा आपस k/m होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा m/k, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये टाइम पीरियड भी मिल गया। अच्छा m बोले तो m2 और यहाँ पे m1, ठीक है। अच्छा एम्पलीट्यूड का जो टाइम पीरियड है इट डजंट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मैं से चाहूँ तो एग्जैक्ट डिराइव भी करवा सकता हूँ, आप चाहो तो इस मोमेंट पे एक्स डिस्टेंस को डिफॉर्म करके वो जो अब तक कर रहे थे वो सब कर सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कोई यहाँ पे यूज़फुल है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम के अंदर ये गिवन है कि हमारे पास जो ये पुली है ये बेसिकली मासलेस है, ऑफकोर्स मूवेबल पुली है, और एक स्प्रिंग जिसके अंदर मैंने 2 स्प्रिंग अटैच किए, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और एक का k2, और ये जो पुली है उसके सेंटर वाले पॉइंट से मैंने एक मास m कनेक्ट कर रखा है, और ये पूछा है कि इस पूरे सिस्टम का टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन कितना होगा, ये टाइम पीरियड कितना होगा ऑक्सीलेशन का, ठीक है। तो आप ऑक्सीलेशन में पूरी स्टोरी को आप जहाँ से चाहो वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो स्टार्टिंग में बोलो कि इक्विलिब्रियम था नहीं था, आप कैसे भी लिखो, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करोगे तो कांस्टेंट नहीं दिखेगा, यानी कि मेन पोजीशन 0 वाली रहेगी। इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने के बजाय किसी जनरल पॉइंट पे सीधे ही लिखोगे तो एक कांस्टेंट दिखेगा जो ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन एक्स इक्वल या जो भी आप ले रहे हो वो नहीं है, ख़त्म बात। मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपस दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और आपने इस ब्लॉक को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब आप इस ब्लॉक को यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे इस ब्लॉक को रिलीज करूँगा ये ब्लॉक नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे ही ब्लॉक एक्स डिस्टेंस नीचे जाए उस मोमेंट पे क्या नज़ारा रहेगा, उस मोमेंट पे आप बोलोगे इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना, एक तो mg लग ही रहा था और एक फोर्स अब इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, कितना, टेंशन, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूँ, मैंने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लिया है, रिजल्टेंट फोर्स यदि ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स F कितना हो जाएगा, वो लिखूँगा टेंशन T, इस स्प्रिंग पे एक्ट करने वाली टेंशन, टेंशन T ये किसके इक्वल होगी, टेंशन T माइनस mg, टेंशन T माइनस mg। अब देख लेना ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन मैंने T की डायरेक्शन में मान रहा हूँ, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो एक बार T मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से किसी एक जनरल मोमेंट पे मैंने फोर्स की इक्वेशन लिखी है, और यहाँ पे T का जब तक आइडिया नहीं लगेगा हम आगे की चीज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और जब ये ब्लॉक x नीचे जाएगा तो ये जो वाली पुली है ये पुली का सेंटर भी x डिस्टेंस से नीचे जाएगा, ये तो मानते हो ना, देखते रहना भाई। मैं मान लेता हूँ कि इधर की तरफ हमारे पास ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होता है x1 का, इधर वाली स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होता है x2 का। तो आप कंस्टेंट मोशन से ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जब ये पुली नीचे जाएगी x से तो 2x लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी,
2x लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और 2x लेंथ कौन देगा, ऊपर वाली दोनों लेंथ मिला के x1 और x2 एक्सटेंशन जो है वो मिल के 2x के इक्वल होने चाहिए। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक और चीज़, ये पुली हमारे पास मासलेस है तो हर एक मोमेंटम पे इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ जो फोर्स अभी एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ तुम्हारे पास कितना एक्ट कर रहा है, टेंशन T, तो ऊपर की तरफ कितना एक्ट करना चाहिए, T/2। दोनों साइड में इक्वल फोर्स लगेगी, पूरी स्ट्रिंग एक ही है ना, कॉमन, तो दोनों स्प्रिंग का फोर्स इक्वल रहेगा और वो T/2 की इक्वल रहेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ T/2 कितना होगा, होगा K1 x1 की इक्वल, या फिर मैं लिख दूँ K2 x2 की इक्वल, बराबर है। टेंशन T को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स K1 x1, या चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स K2 x2। मुझे क्या इस इक्वेशन में ये फोर्स है इस स्मॉल m पे, तो मुझे कहीं ना कहीं x के टर्म्स में, स्मॉल m के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फोर्स चाहिए, तो t की वैल्यू x के टर्म्स में चाहिए। तो t की वैल्यू यदि x के टर्म्स में चाहिए तो इधर से देखो आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ x किसकी इक्वल आ रहा है हमारे पास। अब ट्वाइस ऑफ x को चाहो, ये ट्वाइस ऑफ x कितना है, x1 प्लस x2 है ना, x2 की जगह मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई बाई x1। देखो इक्वेशन 3 से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन 3 से आपके पास x2 की जगह K1 x1 डिवाइड बाई K2। ठीक है, ये 2 टाइम्स x, आगे देखो सॉल्व करता हूँ मैं इसे, ये हमारे पास x1 कॉमन ले लो, K2 प्लस K1 डिवाइड बाई K2 मल्टीप्लाई बाई x1, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे टेंशन को और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ मैं, टेंशन T को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स K1, x1 की जगह मैं अब ये जो x1 है ना, इसकी जगह चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स K2, x1 की जगह लिख रहा हूँ 2 टाइम्स K2 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। अभी वैल्यू को मैं वापस इक्वेशन आपस 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 के अंदर f क्या है, f हमारे पास है T माइनस mg, T बोले तो 4 टाइम्स K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 x माइनस mg, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और अब देखो ये रिजल्टेंट फोर्स F हमारे पास, मैंने T ऊपर के डायरेक्शन मानी है ना, तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास फोर्स लग रहा है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन A कितना हो जाएगा, अच्छा इसे रिजल्टेंट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। आप इसे यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, यदि यहाँ पे m वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो m वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f वेक्टर लिखोगे तो मैं यहाँ डायरेक्शन की बात करूँ तो x के अपोजिट डायरेक्शन है ना, माइनस एक्स कैप। सर ये माइनस एक्स कैप कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने t माइनस एम जी लिखा ना, ये मान के चल रहा हूँ कि टेंशन ज़्यादा है इसलिए मैंने t माइनस एम जी लिखा, तो t-1 ऊपर की तरफ है और x नीचे की तरफ है, इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए मैंने डायरेक्शन वाइज दिखाऊँ तो माइनस एक्स आई कैप लिख सकता हूँ। आप इसको अंदर भेजोगे, फोर्स को लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास g माइनस 4 टाइम्स K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वेक्टर। ठीक है, अब आप इसे स्टैंडर्ड एसएचएम से कंपेयर करोगे, इस कांस्टेंट का इतना सा मीनिंग है कि मेन पोजीशन पे x जीरो नहीं है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ये नीचे एक m भी रहेगा। तो टाइम पीरियड t कितना लिखेंगे, टाइम पीरियड t रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा,
ओमेगा बोले तो m k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 4 टाइम्स k1 k2। ये आ गया टाइम पीरियड। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, यहाँ क्या गलती नहीं करनी पहले मैं वो भी बता देता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि जब ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस से नीचे जाएगा तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो आपके पास x/2 और x/2 से एक्सटेंशन होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है? या सिंपल बोलोगे सर दोनों स्प्रिंग के अंदर इक्वल डिफॉर्मेशन होगा, ये सब बेवकूफ़ी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, दोनों का एक ही कॉमन स्ट्रिंग है ना, इन दोनों में स्ट्रिंग कॉमन है तो दोनों में टेंशन इक्वल रहेगी, यानी कि दोनों का स्प्रिंग फोर्स इक्वल रहेगा। बराबर है? उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ आई हो। ये एक और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है। यहाँ पे ये गिवन है कि स्टार्टिंग के अंदर आपके स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में और ब्लॉक को आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है? और अब आप इसे ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो तो ये पूरा सिस्टम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, या स्मॉल एम ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। ये इस वीडियो लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि अभी आप इसे पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया, आपका कुछ आंसर आया होगा। एक बार देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सपोज जैसे ही ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे जाएगा, क्या होने वाला वो देखिएगा। जैसे ही ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे जाएगा, इस ब्लॉक पर तो एक फोर्स लग ही रहा है नीचे की तरफ, कितना mg। एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T, और एक इस पे इधर की तरफ नीचे लग रहा होगा टेंशन T। ये वाला पुली हमारे पास मासलेस है तो इस पर इधर की तरफ टेंशन लगना चाहिए T/2, इधर की तरफ टेंशन लगना चाहिए T/2, ठीक है? और ये वाली जो पुली है, इस पुली पे सेंटर पे नीचे की तरफ लग रहा है T/2। अगेन ये मासलेस है तो इसके इधर की तरफ टेंशन लगना चाहिए T/4 और इधर की तरफ भी T/4। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा आप x का ग्राफ देखते हैं, x वाला क्या नज़ारा होगा। जैसे ही ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये पुली हमारे पास x डिस्टेंस नीचे जाएगी, पुली का सेंटर x डिस्टेंस से नीचे जाएगा। और जैसे ही पुली का सेंटर x से नीचे जाएगा, इधर x और इधर x और x मिलके 2x लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। और ये वाला एंड तो फिक्स है तो इसी एंड को 2x से नीचे जाना पड़ेगा, तो ये वाला एंड 2x के साथ नीचे जाएगा। कंस्टेंट मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। जब इस पुली का सेंटर 2x से नीचे जाएगा तो इधर वाला 2x और इधर वाला 2x, टोटल 4x लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अंदर 4x में से एक एंड तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो इस स्प्रिंग के अंदर आपके पास डिफॉर्मेशन आना चाहिए 4x। कितना आना चाहिए? 4x। और स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो मुझे पता है कितनी है, T/4। तो T/4 किसकी इक्वल होगी? kx। x बोले तो 4x। तो यहाँ से टेंशन T को मैं लिख दूँ 16 टाइम्स kx, इक्वेशन नंबर 1। और ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स की बात कर लो भाई। रिजल्टेंट फोर्स F कितना लगेगा, मैं नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स F कितना होगा वो देखता हूँ। तो वो mg माइनस टेंशन T, ठीक है? देखो mg की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और x की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। बहुत बढ़िया। अब मैं काम करता हूँ, टेंशन की वैल्यू पुट कर देता हूँ। टेंशन की जगह मैं लिख दूँ 16 टाइम्स kx। फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ से एक्सलरेशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है g माइनस 16x डिवाइड बाई स्मॉल m ऊपर k, ठीक है? kx। तो ये पूरा हमारे पास ओमेगा का काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर का। ये पूरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड t कितना आ रहा है, टाइम पीरियड t आ रहा है 2π अपॉन ओमेगा। 2π अपॉन ओमेगा बोले तो √m अपॉन 16k। अब 16 को चाहो तो बाहर ले लो
तो ये आपके पास ऐसा भी बन जाएगा 16 12 के 4, तो ये π/2 √m/k। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर ये सही आया था। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। पहली चीज़ की जो स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट है? कई बार वो आपको ये देता है कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को वो कट कर देता है। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को सपोज यहाँ से कट कर दिया, यानी आधी स्प्रिंग ले ली। अब इस स्प्रिंग के थ्रू कुछ वो एसएचएम करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, यदि आपने लेंथ आधी कर दी तो इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट k जो होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ यानी कि जब आप फोर्स नहीं लग रहा है या जब एक्सटेंडेड नहीं है, उस मोमेंट पे जो उसकी लेंथ होगी वो अपने पास नेचुरल लेंथ होगी। नेक्स्ट आप पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का क्या मीनिंग होगा? यदि हमारे पास ब्लॉक या उसे अटैच सिस्टम इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है कि दोनों स्प्रिंग के अंदर 2 3 जितनी भी स्प्रिंग है, सबके अंदर डिफॉर्मेशन इक्वल आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इस एम ब्लॉक को नीचे ले जाओगे सपोज x डिस्टेंस के साथ, तो ये वाले ब्लॉक के अंदर भी डिफॉर्मेशन x होगी, इधर वाले में भी x होगी, यानी कि दोनों ब्लॉक के अंदर डिफॉर्मेशन इक्वल आएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर भी देख लीजिए, जैसे ब्लॉक x इधर जाएगा, दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन इक्वल रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है आपको कि जैसे आप ब्लॉक को इधर की तरफ ले जाओगे x डिस्टेंस के साथ, तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और इसमें डिफॉर्मेशन x आएगा, तो ये स्प्रिंग आपके पास इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगी kx। ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी और डिफॉर्म होगी और ये भी फोर्स लगाएगी अपनी तरफ kx, तो दोनों का kx सेम डायरेक्शन में लगेगा। k1 और k2 दोनों का जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ सब में देख लीजिए, दोनों स्प्रिंग ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये वाला थोड़ा सा अलग लगता है, तो कई बार लोगों को पहली झलक में गड़बड़ी हो जाती है, बट ये तीनों ही आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट है। और जब भी स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो जितनी भी स्प्रिंग, चाहे 2 है या ज़्यादा है, उन सारी स्प्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं अपन सिंगल स्प्रिंग के साथ, और उसका जो इक्विवेलेंट k होगा, वो इक्विवेलेंट k बेसिकली इन सब के एडिशन के इक्वल होगा। k1 + k2, उससे ज़्यादा होगा तो वो भी ऐड कर देंगे। जो रेजिस्टेंस के सीरीज में फॉर्म लगता है ना, वो यहाँ स्प्रिंग के पैरेलल में लगता है। बराबर है? ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल रहता है? डिफॉर्मेशन इक्वल रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इनका फोर्स इक्वल रहेगा, या मैं सिंपल बोलूँ कि आपके पास दोनों स्प्रिंग का एक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, या दोनों की जो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग की जो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग की जो स्ट्रिंग होगी वो बेसिकली दोनों की कॉमन होगी। देख लीजिए, यहाँ दोनों स्प्रिंग की एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक जैसा होता है, इस वजह से दोनों में फोर्स इक्वल रहेगा। यहाँ भी दोनों में फोर्स इक्वल रहेगा। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट होता है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट डिफाइन होता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग है कि यहाँ पे ये जो दोनों स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग को हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग लिख सकता हूँ जिसका k इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 बातें की। एक तो ये बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना होता है, और एक सबसे पहले बोला था कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो इसकी नेचुरल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके।